इस्लामिक रिपब्लिक पूरी तरह सिर कटी है, लेकिन इसके हिंसक गुर्गे खून के प्यासे हैं। ईरान दयातुल्ला की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और शासन समर्थक मिलिशिया बगदाद व बेरूत में अमेरिकी दूतावासों पर हिंसक हमला कर रहे हैं। 1979 की याद दिलाते हुए परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अराजकता यहीं नहीं रुकती। अमेरिकी सेना के साथ सीधे टकराव में जाने के बजाय ईरान ने पड़ोसी अरब देशों में नागरिक ठिकानों पर कायराना पूर्ण पैमाने पर मिसाइल हमला शुरू कर दिया है। दुबई और दोहा पर आग बरसाते हुए क्षेत्र को झुकाने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तटस्थ देशों पर यह बिना उकसावे वाला हमला साबित करता है कि सिर कटे शासन की एकमात्र रणनीति आतंकवाद है। मध्य पूर्व जल रहा है और हमारी कहानी शुरू होती है उस धमकी से जो ईरान ने दुनिया को दी है। इस क्लिप को सुने। दुनिया के शैतान जश्न मनाएंगे और हर किसी का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप को वह कीमत चुकानी पड़ेगी जो अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं चुकाई है, जो अब तक किसी भी जायोनिस्ट ने नहीं चुकाई है, जो अब तक किसी भी अपराधी ने नहीं चुकाई है। ट्रंप देखने वाले हैं क्योंकि बदला आ रहा है और बदला बहुत जल्द आ रहा है और बदला ट्रंप के पीछे आ रहा है। उन सभी के पीछे जिसने इस हत्या में मदद की है, उसे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सिर्फ लाखों ईरानियों द्वारा ही नहीं है, ये सिर्फ प्रतिरोध करने वाले देशों के लाखों लोगों द्वारा ही नहीं है, यह हाल ही में प्रतिरोध से जुड़े लोगों द्वारा भी है। खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद ईरानी सरकारी टीवी ने वादा किया कि वे ऐसा बदला लेंगे जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। IRGC ने भी यही संदेश दोहराया। इस्लामिक रिपब्लिक की सशस्त्र सेनाओं का सबसे विनाशकारी हमला इजराइल और क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों पर कुछ ही पलों में शुरू होगा। वे इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की छठी लहर कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन बयानों पर जवाब दिया कि ईरान ने कहा है वे आज पहले से ज्यादा जोरदार हमला करेंगे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वे करें तो हम उन पर पहले कभी न देखी गई ताकत से हमला करेंगे। अब दिलचस्प हिस्सा यह है, जब ट्रंप ने बयान पोस्ट किया तब तक ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन ईरान का खतरा सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं। देखिए, इस क्षेत्र में अमेरिकी दूतावासों पर ईरान समर्थक प्रदर्शनकारियों का भारी दबाव है। यह बगदाद में था। प्रदर्शनकारी जागते ही अमेरिकी दूतावास वाले इलाके में घुसने लगे। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लेबनान में भी यही हाल है। एक लेबनानी मिलिशिया, शायद हिजबुल्लाह, अमेरिकी दूतावास पर हथियारबंद हमला कर रही है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है, सिर्फ मन की शांति के लिए। इसी तरह के प्रदर्शन तब भी हुए थे जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह की हत्या की थी और जब हमास के नेता की भी हत्या हुई थी। हालांकि दोनों बार प्रदर्शन शांत हो गए थे और दूतावास में वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इस समय तनाव पहले से कहीं ज्यादा है। और हम इतिहास से जानते हैं कि ईरान को अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाने की आदत है। यही वह तरीका था जिससे 1979 में यह शासन सत्ता में आया था। सौभाग्य से अमेरिका ने स्थिति भांप ली थी और ऑपरेशन से पहले विशेषकर लेबनान से क्षेत्र के अधिकतर दूतावास कर्मचारियों को हटा लिया था। यहाँ सिर्फ जरूरी कर्मचारी हैं। इराक में सरकार अमेरिका को पूरी तरह समर्थन देती है। इसके अलावा हमारे पास वहाँ मरीन भी मौजूद हैं जो दूतावास कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। लेकिन यह अभी भी एक ऐसी स्थिति है जिस पर करीब से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि हम सबको याद है कि पिछली बार क्या हुआ था। 4 नवंबर 1979 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने 52 अमेरिकियों से उनकी आज़ादी, गरिमा और गर्व छीन लिया। 52 बंधकों को 1979 के अंत से लेकर जनवरी 1981 तक ईरान में 444 दिनों तक रखा गया था। मेरे पिता विलियम क्यू तेहरान में बंधक थे। उन्हें वहां वीकेंड के लिए ही रुकना था, लेकिन फिर सब बेकाबू हो गया।
वे ईरानी महिलाओं को सामने के दरवाजे पर ले आए और उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया जब वे अमेरिकी दूतावास में घुसे। मैं कभी नहीं भूल सकता कि ईरानी महिलाओं के साथ उस समय और आज भी जो मानवाधिकारों का हनन हुआ है। टूटी खिड़कियों से मैं सुबह ट्रैफिक की आवाज़ सुनता, शोर बढ़ता और फिर शांति हो जाती थी। फिर पहला और 5वां दिन गुजरता था और आप सोचते हैं कि भगवान ने भी आपको भुला दिया है। मेरे परिवार और मेरे देश ने, और यही क्रम था जिसने मुझे जिंदा रखा और उस सब से गुजरने में मदद की। हमें 20 जनवरी को रिहा किया गया, राष्ट्रपति कार्टर के पद छोड़ने के 20 मिनट बाद। ईरानी लोगों और ईरानी सरकार के साथ संबंधों में फर्क है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ईरान के लोग पश्चिमी संस्कृति की ओर ज्यादा देखते हैं, जिसे वे पसंद करते हैं और जिसका आनंद लेते हैं। सरकार स्पष्ट रूप से ईरान में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव का विरोध करती है। नई पीढ़ियां आगे आ रही हैं और उनकी सोच पहले जैसी नहीं है। वे ज्यादा आजादी और दुनिया देखना चाहती हैं और अब उन्हें आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर ले जाया जा रहा है। मुझे सच में विश्वास है कि बहुत से ईरानी ऐसे हैं जो उससे बेहतर चाहते हैं जो उनके पास है। जैसा कि ईरान में कहते हैं, इंशाअल्लाह अगर भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं ईरान की असली सैन्य प्रतिक्रिया की, क्योंकि आंकड़े एक कहानी बताते हैं जो ईरान नहीं चाहता कि आप जानें। आप लोग जानते हैं, जैसे ही हम सैन्य हमलों की बात करते हैं, YouTube वीडियो को सीमित कर देता है ताकि वो होम पेज पर न दिखे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। यह हमें एल्गोरिदम में मदद करता है और आपको हमारी भविष्य की वीडियो देखने में भी मदद करता है। अब आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ईरानी मीडिया ने पुष्टि की कि उन्होंने कतर, बहरीन, इजराइल, कुवैत और UAE पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। आखिरी वाला सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि UAE को इस सूची में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन उन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया। उन्होंने उन विमानों की मेजबानी भी नहीं की थी जिन्होंने खामेनेई को मार डाला। फिर भी उन पर ऐसे हमले हो रहे हैं जैसे वे मुख्य दुश्मन हों। पहले 24 घंटों में ईरान ने UAE पर 140 मिसाइलें और 200 ड्रोन दागे, कतर पर 66 मिसाइलें, बहरीन पर 45 मिसाइलें और 9 ड्रोन और लगभग 130 मिसाइलें इजराइल पर दागी। सोचिए, UAE को ऐसी सजा मिल रही है जैसे उसने खामेनेई को मार दिया हो। असल में इजराइल ने ऐसा किया था और उन पर कम मिसाइलें दागी जा रही हैं। यह अनुपातिक बदला नहीं है, यह तो बस अराजकता के लिए अराजकता है। तो सवाल उठता है, ईरान इन देशों के पीछे इतनी जोरदार तरीके से क्यों पड़ा है? ईरानी विदेश मंत्री कल अमेरिकी टेलीविजन पर अपनी बात समझाने गए थे, लेकिन उनकी बातें बेतुकी थीं। आप खुद सुन लें। असल में इसे संभाल रहे हैं, हम स्थिति को संभाल रहे हैं और मैं संपर्क में था, आप जानते हैं, अपने सहयोगियों के साथ फारस की खाड़ी में, और मैंने उन्हें समझाया कि आप जानते हैं हमारा उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम वास्तव में आत्मरक्षा में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हम बस बैठकर ये नहीं देख सकते कि वे हम पर हमला कर रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि उनके ठिकाने एक मित्र पड़ोसी देश में हैं। तो मैंने उन्हें समझाया और मुझे उम्मीद है कि वे इस स्थिति को समझेंगे। एक और बात जो मुझे बतानी है, वे कहते हैं कि ईरान इन देशों पर सिर्फ अमेरिकी ठिकानों के कारण हमला कर रहा है। असल में नुकसान किसे हो रहा है? देखिए, ये अमेरिकी सैन्यकर्मी नहीं हैं। ये अमीराती नागरिक, कतरी नागरिक, कुवैती आम लोग और वे पर्यटक हैं जो इन देशों में मौजूद हैं। तो ईरान जो दुनिया को बता रहा है वह असली वजह नहीं है। असल वजह तो और भी सरल है। ईरान जानता है कि सैन्य ठिकाने बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा है और जाहिर है कि इजराइल की सुरक्षा शायद उन देशों में अमेरिकी ठिकानों से भी बेहतर है। इसी वजह से ईरान असल में अमेरिका या इसराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वे आम नागरिकों, होटलों, अपार्टमेंट्स, हवाई अड्डों जैसी जगहों को निशाना बना रहे हैं ताकि अफरा तफरी हो। यह वही शासन है जिसने जनवरी में अपने ही देश के 30,000 लोगों को मार डाला था। उन्हें विदेशी नागरिकों को मारने में दिक्कत नहीं, खासकर जब यह उनकी जिंदगी की लड़ाई लगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि दुबई, UAE में असल में क्या हो रहा है, क्योंकि यह काफी विनाशकारी है।
यही होटल, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। ईरान ये दावा नहीं कर सकता कि वे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और फिर अगली घटना में मलबा एक कैमरामैन के बहुत करीब गिरता है। ईरानी बदला ऐसा दिखता है, देखिए। अब हमारे पास अभी सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन सिर्फ यूएई में ही पहले 24 घंटों में दर्जनों लोग घायल या मारे गए हैं। दर्जनों लोग इस युद्ध से जुड़े नहीं थे। सिर्फ यूएई ही नहीं, दोहा, कतर में भी धमाके हुए। यह क्लिप देखें। सिर्फ भौतिक नुकसान नहीं, ईरान दुबई और दोहा की अर्थव्यवस्था को भी निशाना बना रहा है, और यह असरदार है। एविएशन दुबई की जीडीपी का 27% है और पूरे यूएई की अर्थव्यवस्था का 18%। दरअसल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यह सरकार के लिए लगभग $4 अरब की सीधी आय उत्पन्न करता है, और वह एयरपोर्ट एक दिन से ज्यादा बंद है। हजारों लोग, शायद दसियों हजार लोग दुनिया भर से एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, और सरकारें अपने नागरिकों को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इसी दौरान ईरान लगातार उसी एयरपोर्ट पर हमला करता जा रहा है। यह बिल्कुल पागलपन है। यहाँ एयरपोर्ट पर हमला होने की फुटेज है, जबकि लोग वहीं नजर आ रहे हैं। देखिए। यह पहले भी कई बार हो चुका है। यह हादसा नहीं बल्कि पूरी तरह अराजकता की रणनीति है। ईरान युद्ध को क्षेत्रीय बनाना चाहता है। वे मूल रूप से इसे और अधिक देशों तक फैलाना चाहते हैं जो ईरान के नज़रिए से कथित तौर पर अमेरिका के सहयोगी हैं। तो इन अमेरिकी सहयोगी देशों पर हमला करके, जो अमेरिकी ठिकानों और व्यापारिक संपत्तियों की मेजबानी करते हैं, ईरान इन देशों पर दबाव बनाना चाहता है। ईरान जानता है कि ये देश ऐसे दबाव के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी सोच है, अगर हम यूएई, कतर और सऊदी अरब के लिए जिंदगी मुश्किल कर दें तो वे अमेरिका पर ईरान के खिलाफ हमले रोकने का दबाव डालेंगे, या कम से कम ईरान सोचता है कि ये देश वॉशिंगटन से दूरी बना लेंगे और शायद तटस्थ भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। असल में इसका उल्टा असर हो रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग, जो एक प्रमुख इस्लामी संगठन है, ने साथी मुस्लिम देशों पर ईरान के हमलों की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। वहीं सऊदी अरब और यूएई, ये दो देश जो पिछले कुछ सालों से एक तरह के शीत युद्ध में थे, अब ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों की वजह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये देश वास्तव में जितना हो सकता था उतने तटस्थ थे। सऊदी अरब ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे अमेरिकी जेट्स को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं करने देंगे। वे पहले शामिल नहीं थे, न ही पक्ष ले रहे थे। अब वे देख रहे हैं कि अगर यह शासन बचा तो उनका भविष्य कैसा होगा, जो उन्हें पसंद नहीं। इसी कारण जो देश युद्ध से दूर रहना चाहते थे, अब अमेरिका और इजराइल के पास आ रहे हैं। कुछ ईरान में सत्ता परिवर्तन भी मांग रहे हैं। ईरान अमेरिका को अलग थलग करना चाहता था, लेकिन अब पूरा क्षेत्र उसके विरोध में एकजुट हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद IRGC ने कहा कि उनका प्रतिशोध जारी रहेगा, और उन्होंने लगातार पछतावा कराने वाले थप्पड़ों के साथ एक अलग और कठोर बदले का कदम उठाने का वादा किया। मेरा अनुमान है कि वे हर हमले के साथ तीव्रता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह बहुत करीब से देखने वाली बात है, खासकर जब ईरान इस युद्ध को अन्य देशों तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एक नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। हमें ठीक से नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।